देखिए, मैं एक चीज़ थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ। हमारे यहाँ पे ना नॉर्मली हुकूमतें तब्दील कर दी जाती हैं। इस मुल्क को ऐसे चलाया जाता है जैसे खिलौना है, थोड़ी देर खेला, दिल भर गया, फिर दूसरा आ गया। ये वाला पसंद नहीं आया, उसको तब्दील किया, तीसरा आ गया। नॉर्मली जो लोग पहले यहाँ पे पॉलिटिक्स करते थे ना, उन्होंने अपने आप को माना हुआ था कि वो खिलौने हैं। ये पहला ऐसा आदमी आया है जिसने ये नहीं माना कि मैं खिलौना हूँ, और वो उस तरीके से आया भी नहीं है। अब फटा तो पड़ना था। देखिए, शुरू कैसे होता है? ये जो अमेरिकन है ना, ये हमेशा हमें इसी तरह डांटते हैं। इन्होंने परवेज मुशर्रफ को भी डांटा था, परवेज मुशर्रफ साहब के जो साथी थे उनको भी डांटा था। इन्होंने जरदारी साहब को, गिलानी साहब को, नवाज शरीफ साहब को, यानी आपको याद है मियाँ साहब जब बाहर से आए तो मियाँ साहब ने यहाँ से तो लंबी चौड़ी बातें करके गए थे। जब अमेरिका से वापस आए तो मुंह लटका हुआ था ख्वाजा आसिफ साहब का भी और मियाँ साहब का भी। और उन्होंने एयरपोर्ट पे उतरते ही उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने उतरते ही कहा कि हमें अपना घर ठीक करना पड़ेगा। यानी वो जो अमेरिकन कहते थे उसके मुताबिक ही वो चलते थे हमेशा। इस दफा उन्होंने रूटीन का काम किया अमेरिकन ने। उन्होंने कोई मुख्तलिफ काम नहीं किया। वो बिल्कुल अपनी रूटीन के मुताबिक चल रहे थे। सामने आदमी गलत आ गया, उसको आदत नहीं थी गालियां सुनने की, बदतमीजी बर्दाश्त करने की, या कुछ थ्रेट्स जो है उनको सुन लेने की और चुप करके बैठ जाने की। ये आदमी रिएक्ट कर गया। सारे इदारे हैरान है। पाकिस्तान के जितने इदारों के अंदर बैठे हुए बड़े बड़े सुर्खैल हैं, वो सारे हैरान है कि भाई हम तो इस तरह के गैरतमंद लोग ही नहीं है, ये क्या कर रहा है। असल में यहाँ पे गैप पैदा होता है, सोच का फर्क यहाँ पे पैदा होता है। डीजीआई एसपीआर ने एक बात की थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि ना उन्होंने अड्डे मांगे तो ना हमने दिए। ये बात गलत है। देखिए, मैं सहाफी हूं और मैं बगैर सबूत के आपसे बात नहीं करूंगा। उन्होंने अड्डे मांगे थे और उन्होंने ये क्लेम भी किया था कि हमें अड्डे पाकिस्तान ने देने का फैसला कर लिया है। पिछले साल अप्रैल के आखिरी हफ्ते में अमेरिकन सीआईए चीफ पाकिस्तान के खुफिया दौरे पे आया था, और जून की 6 तारीख को अमेरिका का एक अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उन्होंने इसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल लिखा था। और दो लोग हैं जिन्होंने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करके वहां पे छापी थी। उन्होंने बता दिया था अपनी उस रिपोर्ट में कि उनका सीआईए चीफ पाकिस्तान का खुफिया दौरा करके आया और उसने अड्डों के हवाले से पाकिस्तान में कुछ अहम मामला तय किए हैं। उस बीच में अमेरिका की जो सेनेट की दिफा की कमेटी है, वहां पे भी एक ब्रीफिंग हुई और उसमें भी बताया गया कि पाकिस्तान को हमने तकरीबन मना लिया है, पाकिस्तान में हमें अड्डे मिल जाएंगे, और ये तमाम चीजें अखबारात में हर जगह रिपोर्ट होती रही है। और उसी अमेरिकन क्लेम के बाद 19 जून को इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। मुझे अच्छी तरह याद है, फजलुर रहमान ने, उनकी पार्टी ने, पीएमएलएन ने और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जो अपोजिशन में थी, उन्होंने हुकूमत से यह मुतालबा किया था कि आप इसके ऊपर वजाहत दें कि अफगानिस्तान के अखबारात ये लिख रहे हैं कि पारा चनार में, और दो तीन और जगह उन्होंने बताई थी, उन्होंने कहा इन जगहों के ऊपर अमेरिकन के अड्डे तैयार हो रहे हैं और पाकिस्तानी उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको जमीनी और फजाई दोनों रास्ते दे रहे हैं। तो उस वक्त जो पाकिस्तान के खारजा के सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक ट्वीट किया था और बताया था कि हम नहीं दे रहे। ये मई की बात है, मई 2021 की बात है। फिर इन्होंने ज्यादा दबाव डाला कि नहीं, हुकूमत हमें इसका जवाब दे, इसको समझें। वो ये क्यों कह रहे थे कि हुकूमत हमें जवाब दे? वो इसलिए कह रहे थे कि उनको पता था कि अमेरिका के आगे आज तक तो किसी ने ना की नहीं। जब से अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, ना तो बोलना वहां पे गुनाह कबीरा है, तो ना उनको ये लगा कि जैसे वो खुद ना नहीं कर सकते, इमरान खान भी नहीं कर सकेगा। वो इमरान खान को पॉलिटिकली ट्रैप कर रहे थे ये सोचकर कि अड्डे तो अमेरिका ने मांग लिए हैं, वो इनसे अड्डे ले भी लेगा। अगर ये कहीं असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कह देते हैं कि हम अड्डे नहीं दे रहे, जैसा कि इनके सेक्रेटरी खारजा ने कहा है, तो ये इनका स्टेटमेंट हमारे पास आ जाएगा और ये फंस जाएंगे हमारे आगे। ये असेंबली के फ्लोर पे आए, और मुझे याद है ये भी मई की एक तारीख थी, मेरे जहन में तारीख एग्जैक्टली नहीं है। 12 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शाह महमूद कुरैशी ने, 12 मई को, 12 मई 2021 को उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसके बाद फिर वो कौमी असेंबली में आए थे। वहां उन्होंने दो जुमले बोले थे। उन्होंने कहा मैं इस ऐवान को भी गवाह बना के कह रहा हूं और मैं अपनी आवाम को भी गवाह बना के कह रहा हूं कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं दे रहे। उसके बाद जब सारा कुछ हो गया तो आखिर में इमरान खान से सवाल किया अमेरिकन ने कि आप अड्डे दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो सवाल के जवाब में उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। अब अगर ये कोई मिलिट्री में से कहता है या कोई ये कहता है कि ना अड्डे मांगे हैं तो ना हमने दिए हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। अमेरिकन ने अड्डे मांगे थे,
वरना उनकी इमरान खान से कौन सी कोई जायदाद की लड़ाई है, या इमरान खान ने कोई जो बाइडन के साथ कोई जुल्म किया हुआ है, या जो बाइडन की इमरान खान ने कोई चीज चुरा के भाग गया या उसको तंग किया है। जो बाइडन को किस बात की चिढ़ है इमरान खान से? सबसे ज्यादा उसको जुलाई और अगस्त में इमरान खान की जरूरत थी पिछले साल, कि इमरान खान उसके लोगों को बचा के वहां से निकालेगा। उसने दुनिया के तमाम लोगों को टेलीफोन किया, इमरान खान को फोन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जून में इमरान खान ने उनको चिट्टा जवाब दिया था कि मैंने अड्डे नहीं देने और मैंने अपने मुल्क में इस लड़ाई को मजीद नहीं फैलाना। अब ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज उसी वक्त समझ गई थी कि इमरान खान की आ गई अब शामत, अब इसको निकाल देंगे। और उसके बाद फिर आपने देखे जैसे तसलसल के साथ चीजें चलती रही हैं, फॉरेन इंटरफेरेंस है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 10 तारीख को ना 10 मार्च को मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। ये उस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान थे। 8 तारीख को इनके ऊपर तहरीक एतमाद पेश की गई। मैंने पैगाम भिजवाया कि मैं मिलना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता था कि सूरत हाल क्या है, और लकीली उन्होंने मुझे अगले दिन टाइम दे दिया। उन्होंने कहा आ जाए आप। मैं चला गया। 10 तारीख को इमरान खान साहब के पास ये लेटर था और उन्होंने 10 तारीख को मुझे इसके बारे में आगाह किया। मैंने उनसे 10 तारीख को ये पूछा था, मैंने उनसे कहा मुझे बताएं सर इसका करना क्या है, ये तो बहुत बदतमीजी है। क्योंकि उस वक्त तक शायद खान साहब को भी ना पता हो कि ये क्लासिफाइड है, या मुझे भी आइडिया नहीं था, मैंने लेटर देखा नहीं था। उनके पास वो लेटर फाइल में मौजूद था। तो उन्होंने उस वक्त उनके पास लेटर था, उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा यार ये लेटर इमरान आया और ये इतनी खौफनाक चीज है, इनकी बड़ी गंदी लैंग्वेज है, वो तो ऐसे समझते हैं जैसे गुलाम है हम उनके। फिर वो हमें कह रहे हैं कि इसको निकालो, निकालोगे तो आपकी माफी है, नहीं तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं आपको, कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं। तो वो तो इस तरीके से बात करो। और उन्होंने अच्छा जो जुमला मुझे आज भी याद है ना इमरान खान का, उन्होंने कहा जब हमारे बंदे ने उनको ये कहा कि हमें चाहिए कि हम आपस में एंगेजमेंट जारी रखें, बातचीत हमारी होती रहे आपस में, तो उस पर अमेरिकन ने कहा कि तहरीक एतमाद के बाद इस पर हम फैसला करेंगे कि आपके साथ बात भी करनी है या नहीं करनी। ये इमरान खान साहब ने मुझे उस दिन बात बताई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। तो मैंने कहा सर ये तो बड़ी गंदी लैंग्वेज है और ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है, तो व्हाट विल यू डू? अब आप क्या करेंगे ना? तो उन्होंने कहा कि मैं इसको ना डिमार्श भेजूंगा अमेरिका को। और मैंने ये कह दिया सबको। उन्होंने एक दो नाम भी लिया, मैं नाम आपके सामने नहीं ले रहा, आप लोग समझ गए होंगे। तो मैंने कहा फिर भेजा नहीं? उन्होंने कहा यार मुझे रोका जा रहा है अभी, मुझे कह रहे हैं कि रुक जाओ, जरा अदम एतमाद गुजर जाए, उसके बाद फिर हम इसको डिमार्च भेजेंगे। यानी इमरान खान साहब को यकीन दिलाया गया था कि अदम एतमाद में आप निकल जाएंगे, और जब आपको इसमें से निकाल दिया जाएगा या आप निकल जाएंगे तो उसके बाद फिर आप डिमार्च भेज दीजिएगा। इमरान खान साहब को आइडिया नहीं हुआ। उनको चाहिए था कि वो पहले हफ्ते अदम एतमाद करवा लेते, लेकिन उनको ये कहा गया कि क्योंकि बाहर से आ रहा है डेलीगेशन और अभी होने वाला एक बहुत बड़ा गेम पाकिस्तान में ओआईसी का, तो उसको जरा गुजार लें पहले। इमरान खान साहब का गुस्सा बढ़ रहा था। उन्होंने कहा जी डिमार्च भेजें अमेरिका को। तो उनको यह कहा गया कि अगर आपने अमेरिका को इस वक्त कोई एहतजाजी मुरासला भेजा तो उस सूरत में वो बहुत सारे मुसलमान मुल्कों को मना कर देंगे कि आप लोगों ने अपने सफीर पाकिस्तान में नहीं भेजने, अपने वजीर खारजा पाकिस्तान में नहीं भेजने, तो पाकिस्तान की ओआईसी तबाह हो जाएगी और इसका फायदा इंडिया को होगा। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान वो चुप रहा, वरना वो कभी भी चुप ना रहता। उसको समझ आ गई थी कि ये अमेरिकन मुझे निकालना चाहते हैं और अपोजिशन ने कमर कस ली है और इदारे भी तकरीबन डरे हुए हैं, कोई पैरों पे खड़ा होने को तैयार नहीं है। उसको आइडिया हो गया था। उसने कहा जी ठीक है, मैं वेट करता हूं। 23 तारीख का उससे वादा किया गया कि 23 मार्च के बाद डिमार्च भेजा जाएगा और मामला उठा दिया जाएगा। जो जो जिस जिस सतह पे उठाना है वो उठाएंगे हम। 23 मार्च को परेड होती है, उससे पहले ओआईसी होता है, सारे मामला गुजर जाते हैं। 24 मार्च को इमरान खान साहब कोशिश करते हैं, कोई एहतजाज नहीं होता अमेरिका से। 25 को इमरान खान साहब जहां जहां स्टेक होल्डर से बात करनी है बात करते हैं, कोई जवाब नहीं आता। 26 को इमरान खान साहब अपने साथियों को बुलाते हैं और ये फैसला करते हैं, शाह महमूद कुरैशी और कुछ बहुत करीबी लोग हैं उनके साथ बैठ के इमरान खान साहब फैसला करते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे धोखा दिया जा रहा है, मुझे ये निकाल के मक्खन से बाल की तरह बाहर फेंक देंगे और निकलने के बाद जब मैं ये कहूंगा ना कि ये एक लेटर था या ये एक मुरासला था या अमेरिका की धमकी थी, तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और लोग कहेंगे कि पहले क्यों नहीं तूने बताया। तो मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। 26 को इन लोगों ने दोबारा राब्ता किया, कोई जवाब नहीं। 27 तारीख को इमरान खान ने तंग आके वो लेटर उठाया और वो पब्लिक के सामने लहरा दिया। अब डेमोक्रेट जो है वो अल्टीमेटली फिर पब्लिक के पास जाएगा एंड में। इसका असर ये हुआ कि फौरी तौर पे फिर सारे हरकत में आ गए, कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग हो गई,
उसके बाद जो आपकी ये जो एक और मीटिंग हुई है, इसका मशवरा दिया था इफ्तिखार दुरानी ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक गुमनाम नाम है, बहुत ज्यादा लोग उनको नहीं जानते। इफ्तिखार दुरानी, उन्होंने मशवरा दिया था अली जैदी को, और अली जैदी ने इमरान खान साहब को कहा था कि फौरी तौर पे एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बुलाई जाए, वरना कोई भी इसको तस्लीम नहीं करेगा, वहां से हमें इसको स्टैंप करना चाहिए, क्योंकि हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। तो फिर इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग बुलाई, और जब इन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई ना, तो उसके अंदर जानबूझकर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने, जो इत्तेहादी थे, उन्होंने शिरकत नहीं की। उनको जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने मना किया था कि आपने मीटिंग में भी नहीं जाना, जिसमें एमक्यूएम भी थी, काफली के कुछ लोग भी थे और दीगर भी थे। वो लोग नहीं गए जानबूझकर उस मीटिंग में जहां पे ये मुरासला दिखाया गया था, क्योंकि उन लोगों को आइडिया था कि इसके अंदर क्या है। अब होता यह है कि मुश्तरका एलामिया के अंदर इसके ऊपर मुदाखलत का वर्ड आ जाता है। देखिए, मुदाखलत और साजिश के अंदर क्या फर्क है, इस पे फड्डा पड़ा हुआ है। अगर तो वो मुश्तरका एलामिया या वो जो डिक्लेरेशन था उस दिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, उसमें अगर वर्ड साजिश होता ना, कॉन्स्पिरेसी, तो फिर आपको बंदे गिरफ्तार करने पड़ते। साजिश जो है वो आपको इंक्वायरी के बाद साबित होती है। मुदाखलत आप विदाउट इंक्वायरी कह सकते हैं कि ये आदमी मुदाखलत कर रहा है, ये आदमी मुदाखलत कर रहा है, और इसकी मुदाखलत यानी साजिश के लिए तो आपको बहुत बड़ी इंक्वायरी चाहिए, जुडिशियल कमीशन चाहिए, आपको बंदे चाहिए, आपको बहुत सारे फैक्ट्स देखने हैं, कौन किसको मिलता रहा, कितने बजे मिलता रहा, क्यों मिलता रहा, पहले कभी मिला या नहीं मिला, इस लेवल के बंदों को अमेरिकन मिलते थे या नहीं मिलते थे, सहाफियों के साथ क्या करते थे, इनके साथ क्या करते थे, पॉलिटिशियंस के साथ, एमपीए लेवल के और एमएनए लेवल के बंदों को वो मिल रहे हैं, हर बंदे से वो सवाल पूछ रहे हैं अदम एतमाद के ऊपर, और उससे पहले भी वो बहुत ज्यादा मुतहर्रिक है, हर बंदे को एक ही तरह के उन्होंने क्वेश्चन बनाया हुआ था, वो पूछते थे। तो जब ये सारी चीजें इंक्वायरी होगी तो साजिश साबित होगी ना। तो साजिश वो कह नहीं सकते थे। वो लोग बैठे थे एक लेटर के मामले के ऊपर कि जनाब ये उन्होंने कहा है, ये साइफर आया, इसको उन्होंने कहा कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इंटरनल अफेयर्स पाकिस्तान के उनके अंदर ये है, और उन्होंने कहा कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, डिमार्च भेजा जाएगा। ये स्टैंप हो गया। जिस दिन ये स्टैंप हो गया, आपको याद है, उसके बाद भी ये सारी अपोजिशन बार बार कहती थी कि पाक फौज बयान दे, पाक फौज क्लैरिटी लाए, पाक फौज इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे अपनी। फजलुर रहमान ने कहा, बिलावल ने कहा, जरदारी ने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा, क्योंकि इन सबका ये मौक़िफ़ था कि ये झूठा लेटर है, इसका कोई वजूद ही नहीं है। ये सारे यही कह रहे थे। लेकिन ये जो अभी डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब उनकी नीयत कुछ भी रही हो, यानी वो तो इसीलिए आए ना, जो मुझे लगता है वो इसलिए आए कि लोग बहुत बुरा भला कह रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ को। अब आर्मी चीफ यहाँ साथ इंडिया में भी है, इधर अफगानिस्तान में भी है, उधर ईरान में भी है, चाइना में भी है, तो इनका आपस का भी एक कंपटीशन होता है ना आर्मी चीफ्स का। उन आर्मी चीफ्स को कोई नहीं कह रहे उनके लोग, हमारे आर्मी चीफ को यहाँ पे गालियां पड़ रही हैं, बदतमीजी कर रहे हैं लोग। तो ये जो चीज थी, इसकी वजह से फौज में एक वो अनईजी थे, वो परेशान थे कि ये क्या चल रहा है। उन्होंने एक ट्वीट किया अपना मिसाइल चला के कि लोग तारीफ करेंगे, नीचे 1 लाख लोगों ने उसके ऊपर वो लवाजमात सुना दिए उनको, फौज को। लोग गुस्से में थे, उनको लगा फौज को रोकना चाहिए था, ये मुदाखलत है। लेकिन हमारे इदारों के सोचने का अंदाज अमेरिका के बारे में किसी और तरह है, इंडिया के बारे में किसी और तरह है। यानी हमें गरीब पे गुस्सा आता है, गरीब बात करे तो गैरत आती है, अमीर और ताकतवर बात करे तो ना हमें गुस्सा आता है ना हमें गैरत आती है। ये हमारे इदारों का भी, हमारे मुल्क का भी, हमारे लोगों का भी ये मिजाज है। देखे ना, वो तो अपने आप को खुद भिखारी कह रहे हैं बड़े फख्र के साथ, शहबाज शरीफ साहब। तो ये सारा गेम इस तरीके से हुआ, इमरान खान साहब को निकाल दिया गया। मैंने इनको पहले एक बात सबको समझाई थी और बार बार कहा था, जहां जहां मेरी मीटिंग होती थी, जिस जिसको मैं मिलता था, मैं उन्हें ये कहता था कि इस गलतफहमी में ना रहना, ये एक रिएक्टिव फोर्स है। तहरीक इंसाफ एक रिएक्टिव फोर्स है, वो रिएक्शन के तौर पे वजूद में आई है। आप जब जब इस आदमी को नुकसान पहुंचाएंगे ना, इसको उस तरीके से निकालेंगे जो तरीका गलत होगा, ये रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे, ये मुसीबत बन जाएगी आपके लिए। चीजों को चलने दें, अब इनको ना रोकें। ये गलती इनसे हो गई है। अब पूरा पाकिस्तान एक तरफ खड़ा है, सबको मुसीबत पड़ी हुई है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इमरान खान साहब को ये पैगाम भी दिया गया है कि एक अफ्तारी है बहुत बड़े घर में, आप वहां तशरीफ ले आए मेहरबानी करके। तो उन्होंने इनकार कर दिया, वो कह रहे जी मैं अभी नहीं आ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये सिचुएशन है जी, जो मैं बता सकता था आप लोगों को। नींद भी बहुत आ रही है, मैं सारी रात का जागा हूँ,
तो कोई फीडबैक है तो वो आप दे दें मुझे, फिर मैं सो जाऊँ। थैंक यू वेरी मच। मेरा एक सवाल है, जैसे डीजीआईएसपीआर ने बोला कि उनको पूछा गया कि अफ्तारी के बारे में इमरान खान साहब को बुलाया, तो उन्होंने कहा जी मेरे नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सो मतलब वो हर उस चीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे, झूठा करार देने की कोशिश कर रहे थे, जो इमरान खान की तरफ से कोई भी, जैसे आप जैसी कोई आवाज़ें हैं, वो कहने की कोशिश करती थी। वो ऐसा लग रहा था डीजीआईएसपीआर वहाँ पर, मेरे ख्याल से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ ये एलामिया जारी करने आए थे कि आर्मी चीफ रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे, तो बस आप लोग ठंडे हो जाएँ। तो वो मेरे ख़्याल से बाद में उनसे रायता फैल गया, या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो सवालात थे वो उन्होंने देने ही देने थे जवाबात? देखिए, वहाँ पे इतने ज़्यादा सवालात तो उस तरह होते नहीं है जिस तरह पॉलिटिशियन से होते हैं। लेकिन मैं आपको 1-2 चीज़ें क्लियर कर दूँ कि एक प्लान इंसान करता है और एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करते हैं। मैंने कल रात को कुरान पाक की जो सूरत पढ़ी है ना, सूरह अनफाल में पढ़ रहा था। 10वें सुपारे के बिल्कुल नहीं, 10वां नहीं, 9वें सुपारे के बिल्कुल आखिर में आता है वो। और वो आयत मैंने कल पढ़ी है, वहाँ पे अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि एक ये लोग मनसूबा बनाते हैं, एक मैं बनाता हूँ और मैं ज़्यादा बड़ा मनसूबा साज़ हूँ और मेरा मनसूबा बेहतर होता है और अल्लाह का ही मनसूबा कामयाब होता है। देखिए, हम लोग सारे प्लानिंग अपनी करते रहते हैं। कितनी अपोजिशन ने ख्वाब बुने होंगे, कितना सोचा होगा कि डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कितने इन्होंने ख्वाब देखे होंगे। लेकिन वो जो एक जुमला है ना, वो इन सब के गले की हड्डी अब बन गया है। जहां उन्होंने कहा कि बैरूनी मुदाखलत थी, अब साजिश तो साबित होगी इंक्वायरी के बाद। अगर कोई इंक्वायरी पाकिस्तान में हुई तो अव्वल तो इस इंक्वायरी में भी इसको क्लियर कर दिया जाएगा। अगर इमरान खान साहब को अब वो चाहते हैं कि उनकी इज्जत बचे, तो वो कोई इंक्वायरी तस्लीम ना करें इस हुकूमत के अंडर। क्योंकि इससे पहले भी जब उन्होंने इंक्वायरी करवाई थी, जुडिशियल इंक्वायरी करवाई थी धांधली के ऊपर, तो उन्होंने कहा था जी धांधली तो हुई है, मुनज्जम धांधली के शवाहिद नहीं मिले। तो वो दोबारा भी यही कहेंगे कि मुदाखलत तो हुई है, लेकिन साजिश के शवाहिद नहीं मिले। यही होगा बाद में। तो किसी से कोई इंक्वायरी करवाने की जरूरत नहीं है। लोगों को पता चल गया। और अब कोई पूरा पाकिस्तान उल्टा भी लटक जाए ना, ये सारे इदारे मिलके और ये सारे सियासतदान मिलके ये उल्टे भी लटक जाए लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए कि अमेरिकन साजिश नहीं हुई, तो लोग अब नहीं मानने वाले। मैं उस दिन लोगों के अंदर गया हूं, मैंने वहां पे देखा है वो एक्चुअली कुछ करने के लिए आए हुए थे। मेरा बहुत तजर्बा है ये सियासतदानों के जलसे कवर करने का, बहुत ज्यादा। मैं 15-16 साल से यही काम कर रहा हूँ, परवेज मुशर्रफ के दौर से लगा हुआ हूँ। मुझे पता है कि लोगों का मूड कैसा होता है। ये मैंने जो उस दिन फील लिया ना उन लोगों की, वो ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं आए हुए थे। हर एक को पता था कि वो क्यों आया, किस मकसद के लिए आया और उसको किस लेवल तक जाना है। कल आप इकरार का, वो इकरारुल हसन मेरा दोस्त है, वो आजकल वैसे थोड़ा सा वो एंटी पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, लेकिन उसने कराची में प्रोग्राम किया है, पूरा जोर लगा के भी वो ये साबित नहीं कर सका। 95% से ज्यादा लोग उसके अपने मुंह से निकला कि वो इमरान खान को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैं आपको कराची की बात बता रहा हूं, जिनको कुछ नहीं मिला पिछले 3 साल और 8 महीनों में। तो डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में से भी इमरान खान के लिए खैर निकली है। मेरे ख्याल में फौज को, इदारों को अपने आप को इन चीजों से बाहर रखना चाहिए। अगर उनसे दोबारा कोई गुजारिश भी करे या कोई सिफारिश भी करे, क्योंकि आर्मी चीफ के ट्रेंड्स अब निकल गए हैं। जो एक मुश्किल वक्त था, 2-3 दिन का एक तजहीक हो रही थी, वो निकल गई है। दोबारा किसी किस्म का एडवेंचर करके लोगों को दोबारा इसके अंदर ना इन्वॉल्व करें। हर चीज ताकत के साथ नहीं होती। मेरे ख्याल में मोहब्बत के साथ ज्यादा बेहतर काम होता है, और लोग पाक फौज के साथ मोहब्बत करते हैं। उसको कायम रहने दिया जाए, क्योंकि इस वक्त लोग एक लाइन ले चुके हैं। आप उनकी लाइन के रास्ते में एक पॉलिटिकल हुकूमत के लिए ना आए तो ज्यादा बेहतर है। और वाहिद हल याद रखिएगा, इलेक्शन है। ये सारे कह रहे थे, मैं जब कहता था कि ये इंटरनेशनल फैक्टर है महंगाई का, हम पूरी दुनिया को स्टडी कर रहे थे। मेरे पास पूरी रिसर्च की टीम है, हम बैठे होते हैं, हर वक्त काम कर रहे होते हैं। तो हमें पता चल रहा था कि इसमें इमरान खान का कसूर नहीं है। इस महंगाई में वो कैसे परफॉर्म करेगा। यहाँ पे कोविड जैसी बीमारी आ गई तो 3 और चीजें उसको पड़ गई। फिर गवर्नेंस के उसके अपने इश्यूज थे, जरूर थे। फिर यहाँ पाकिस्तान के अंदर लोगों का अपना रुझान भी है, एक मसनूई महंगाई भी पैदा कर देते हैं। ये सारी चीजें थी, लेकिन ये अपोजिशन नहीं मान रही थी। आज शाहिद खकान अब्बासी ने क्या कहा, उसने वही जुमला बोला जो इमरान खान कहता था। उसने कहा हम दुनिया में सबसे सस्ता तेल बेच रहे हैं अपने लोगों को। ये शाहिद खकान अब्बासी ने कहा। उसने ये भी कहा कि जेब से 51 रुपए फी लीटर हम डाल रहे हैं। 51 रुपीज फी लीटर जेब से इमरान खान डलवा रहा था गवर्नमेंट के गरीब आदमी को पाकिस्तान में पेट्रोल देने के लिए।
ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब का एतराफ़ जुर्म है आज। वो ये कह रहे थे कि उन्होंने, अब हमारा काम ये है कि हम उन्हें ये कहें कि जनाब आप लोग तो आए थे गरीब की हमदर्दी में, आप आए थे कि महंगाई बहुत है, आप दावा करके आए थे कि अशिया खुर्दोनोश की चीजें जो है उनकी कीमतें आधी हो जाएंगी और पेट्रोल जो है वो आप 100 रुपए का लीटर बेचेंगे, तो डॉलर जो है वो आप 150 का कर देंगे। तो जनाब बहाने ना करें, फटाफट हमें करके दें। अगर तो आप ये नहीं कर सकते और आपने भी महंगाई करनी है, तो फिर इसका मतलब है कि आप अमेरिका के लिए आए, आप बैरूनी साजिश के तौर पे आए। और इस वक्त याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा बड़ी ज्यादती हुई है, जिस आदमी का इन्होंने सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क किया इन्होंने उसका, वो शहबाज शरीफ है। उसको बेचारे को इन्होंने, वो जिस तरह, वो आपने देखा होगा, वो बकरे को बच्चे मेहंदी लगा के, कानों पे गुब्बारे बांध के, उसके गले में घंटियां डाल के, उसके पाँव में झांझरें डाल के उसको कुर्बानी गाह की तरफ लेके जा रहे होते हैं। वो बकरे को भी नहीं बचा होता उसको कहाँ लेके जा रहे हैं। ये इस तरह घेर गार के शहबाज शरीफ को, बिलावल और मरियम जो है ना, दोनों बच्चे, उसको घेर के कुर्बान गाह की तरफ लेके चले गए। और मौलाना फजलुर रहमान साहब वहां छुरी लेके खड़े हैं पहले ही। ये ऐसा इन्होंने बेड़ा गर्क किया बेचारे का शहबाज शरीफ का, वो उसकी हालत कर दी। पहले उसके बच्चों ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी नजर में वो एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर था, एक दौर में अच्छा काम करता था। उसके बच्चों ने उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया, वो खासतौर पे सलमान ने और ये हमजा ने। इन्होंने अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन की, सारी 2 नंबरियां इन्होंने, जो जो इनके दाव लगते इन्होंने की। अपने बाप को कहीं का नहीं छोड़ा मुंह दिखाने के। बाप को पता तो था औलाद क्या कर रही है, रोकना चाहता, रोकना चाहिए था, नहीं रोका, शरीके जुर्म हो गया। अब उसके बाद जो रही सही कसर है, वो जरदारी के बेटे ने और नवाज शरीफ की बेटी ने पूरी कर दी। और मौलाना साहब छुरी लेके खड़े हैं, इसको ज़िबा कर देंगे बकरे को। जो वाहिद उनके पास उम्मीद रह गई थी नून लीग की, वो भी इन्होंने जाया कर दिया आज। अच्छा, इमरान भाई, सफीना मैं एक सवाल एक एक सवाल ऐड कर दूं, फिर एहतिशाम आप भी साथ में कर दीजिएगा। आपको कब तक लग रहा है, क्योंकि आपने जो पिक्चर हमें बताई है डेफिनेटली वो परफेक्ट पिक्चर है कि उनको भी सॉरी फील हो रहा है, लेकिन इसका हल ये तो नहीं है कि इसी हुकूमत को लंबा खींचा जाए, जितना एज सुन एज पॉसिबल इलेक्शंस हों, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हों और जनरल बाजवा साहब के अपने ही इसी टेन्योर के अंदर एज सुन एज पॉसिबल हों, वो होता हुआ नजर आ रहा है? एहतिशाम आप भी अपना क्वेश्चन ऐड कर लें। जी इमरान, थैंक यू सो मच। इमरान, थोड़ा सा ये बताएं कि आज सहाफ़ियों ने जिस तरह जमायमा के घर के बाहर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको पब्लिसिटी दी, उसको जमायमा को जिस तरह हरास किया गया आज ट्विटर पे, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और दूसरे मुझे ये बताएं कि ना तो इमरान खान के खिलाफ अरबों के केसेस हैं, ना मकसूद चपड़ासी जैसे लोग हैं, ना कट्स हैं। आज एक गड़ी को पेश किया जा रहा है और हर जगह ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है और सहाफ़ी इसको जिस तरह प्रमोट कर रहे हैं, वो हार भी जो है यूसुफ रजा गिलानी वाला हार भी भूल गए, जो अजरबैजान से टोकरी आई थी वो भी भूल गए। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि ये सहाफ़ी आखिर चाहते क्या हैं? थैंक यू। देखें, दो अलग अलग चीजें हैं। पहले तो इलेक्शन के बारे में आप ये सुन लें कि मुझे ऐसा लगता